सक्रिय गैसों की खोज। तो इसके बारे में बता तो चुके हैं। पता किसने लगाया था? सबसे पहले नोबल ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, चीज़ों को खोज किया। कौन कौन से थे? दो साइंटिस्ट थे, विलियम रैमजे और लॉर्ड रेले, ठीक है। तो लिख लीजिए ज़रा, लिखा दिया था क्या? अच्छा, लिखा दिया था। अन्य गैसों की खोज। तो अगली हेडिंग लिखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण। अगली हेडिंग है भौतिक गुण। तो लिखिए ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील, ये रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं या कैसे हैं, लिख लीजिए। अगला लिखिए ये जल में अल्प विलेय हैं। अगला, ये जल में अल्प विलेय हैं। ये जल में अल्प विलेय हैं। अगला लिखिए ये एक परमाणु गैसें होती हैं। ये एक परमाणु गैसें होती हैं। ये एक परमाणु गैसें होती हैं। इनकी श्यानता हाइड्रोजन, इनकी श्यानता हाइड्रोजन के 1/1000 गुना होती है। अगला है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं 0 होती हैं। अगला पॉइंट लिखिए इनके आयनन विभव के मान अधिकतम होते हैं। इनके आयनन विभव के मान अधिकतम होते हैं। अब अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। नंबर 1 इन पर आक्सीकारक तथा अपचायक, इन पर आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है यह जल, वायु तथा क्षार से कोई क्रिया नहीं करता है। यह जल, वायु तथा क्षार से कोई क्रिया नहीं करता है।
अब देखिए ज़रा, इसमें एक दो पॉइंट आए हुए हैं जो भौतिक गुण आपने लिखा है, उसमें एक पॉइंट आया है कि इनकी श्यानता, और एक वर्ड और कोई आया है, कौन सा है, एक परमाणु। बताइए, इनको जानते हैं, नहीं जानते? जानते हो तो बता दीजिए। एक परमाणु का अर्थ क्या है, समझते हैं? कि जो आप इसमें एक परमाणु हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक परमाणु हो, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गैस हमने ली, मान लीजिए हमने O2 ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अगर हम O2 लिखेंगे तो O2 लिखने का मतलब है एक O और इसके साथ साथ दूसरा O, यानी इसमें परमाणु कितने लग गए, 2 लग गए। अरे भैया, ऑक्सीजन के कितने परमाणु लग गए, 2 लग गए ना। तो ये गैस कैसी हो गई, द्विपरमाणु, समझ रहे हैं। इसी तरह से CO2 हमने लिखा। अब CO2 में कितने परमाणु हैं, 2 हैं कि 3 हैं, 3 भैया, मतलब हद है, दिख भी नहीं रहा क्या। एक C का हो गया, 2 ऑक्सीजन के हो गए, टोटल कितने हो गए, 3। तो ये क्या हो गई, त्रिपरमाणु हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। तो गैसें 3 तरह से होती हैं, एक परमाणु, एक द्विपरमाणु और एक बहुपरमाणु, समझ रहे हैं। अब वो त्रिपरमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, वो सब किस में आ जाता है, बहुपरमाणु में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि O2 जो है वो कैसी है, द्विपरमाणु है। Cl2 कितने परमाणु हैं, 2। Cl2 में 3 दिख रहे हैं, हमको तो 2 ही दिख रहे हैं, चश्मा लगाए तब भी 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि Cl2 में कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से F2 कितने दिख रहे हैं, 2 ही तो दिख रहे हैं। CH4 में 5, ठीक है, 4 इसके और 1 कार्बन का, यानी 5। तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, बहुपरमाणु, समझ रहे हैं। तो परमाणु समझ पाए कि द्विपरमाणु का मतलब है 2 परमाणु होने चाहिए, त्रिपरमाणु का मतलब 3 परमाणु, बहुपरमाणु का मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी होंगे सब काहे में आ जाएंगे, बहुपरमाणु में आ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद एक परमाणु का मतलब है, जब हीलियम आप देखते हैं, हीलियम देखिए, नियान देखिए, आर्गन देखिए, क्रिप्टॉन देखिए, जब ये सारी गैसेज आप देखेंगे तो क्या होगा, ये जब बॉन्डिंग ही नहीं करती हैं, क्या है, अक्रियाशील हैं। तो जब किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करती है तो ये जुड़ती ही नहीं है। तो जब जुड़ती नहीं है तो या तो हीलियम के फॉर्म में डायरेक्ट पाई जाएगी, या अगला है तो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह से फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका मतलब है इनमें क्या होता है, केवल एक ही परमाणु तो होता है। जब ये बॉन्ड बना ही नहीं रही है, अकेले पाई जा रही है, तो इसका मतलब कैसी हो गई, एक परमाणु होगी। आप इस तरह से देख सकते हो। इसके बाद एक मान होता है गामा। गामा मान से आप देख सकते हो गैसों के गामा मान। अब देखिए क्या होता है, वो ऊष्मा का है, Cp/Cv का रेशियो होता है, लेकिन खाली मान जान लो आप गामा का। अगर गामा का मान, ठीक है, मान लीजिए अगर जो गामा है आपका, गामा का मान 1.66 है, तो वो कहती है एक परमाणु है, समझ रहे हैं। यानी गामा के मान से भी हम पता लगा सकते हैं कि गैस कितनी है, एक परमाणु के, कि द्विपरमाणु के, कि बहुपरमाणु के। अगर गामा का मान 1.44 के आसपास है तो इसका मतलब है ये द्विपरमाणु है। 4 के आसपास एग्जैक्ट 4 नहीं होता है, 4-1 भी होता है, 4-2 भी, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखने के लिए आपको बता दिया गया 166, 144, 133, यानी 1.33 ये है। अगर तो कैसी है, बहुपरमाणु, समझ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, गामा से भी पता लगा सकते हैं कि गैस कैसी है, एक परमाणु है कि द्विपरमाणु है कि त्रिपरमाणु, ठीक है। परमाणुता समझ पाई। उसके बाद एक वर्ड है नीचे, उसमें इसकी श्यानता। तो श्यानता जानते हैं क्या होती है, श्यानता। श्यानता शब्द का नाम सुना है कभी इसके पहले, नहीं सुना है? कहाँ सुना है, फिजिक्स में सुना होगा, ये दो, ठीक है। आपने इसका नाम फिजिक्स में सुना होगा, श्यानता का। श्यानता क्या होती है बताए कोई, कुछ थोड़ा बहुत अगर जानते हो कुछ, अगर कुछ जानते हो तो आप बताइए। बताइए, जानते हैं कुछ?
श्यानता का मतलब ऐसे कायदे में कहा जाए तो गाढ़ापन होता है, लेकिन गाढ़ापन कैसा होना चाहिए? वो पदार्थ का ही गाढ़ापन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक शरबत ले आओ, एक चाशनी ले आओ। हाँ, अगर आप शरबत और चाशनी ले आए तो इसका मतलब है शरबत की सांद्रता कम है, चाशनी की सांद्रता ज़्यादा है। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है हमने कोई पदार्थ मिलाकर पतला या गाढ़ा किया है। बात हमारी समझ रहे हैं? हमने कोई बाहर से पदार्थ घोल कर पतला या गाढ़ा किया है तो उसको हम सांद्रता के साथ ये कहते हैं। मान लीजिए शरबत हो गया सिंपल सा, तो हम कह देंगे इसकी सांद्रता इतनी है। चाशनी हो गई, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, मतलब ये अधिक सांद्र है। काहे से? शरबत से। सांद्रता समझ आया? श्यानता का मतलब होता है जो उसकी प्रकृति हो, कोई प्रकृति में ही या प्राकृतिक रूप से ही गाढ़ा और पतला होता है। ठीक है? जैसे आप नॉर्मल सा कहिए भैंस का दूध और गाय का दूध, जानते होंगे गाय का दूध क्या होता है? पतला होता है कुछ, भैंस का दूध कुछ गाढ़ा होता है। तो इसका मतलब है भैंस के दूध में श्यानता ज़्यादा है, गाय के दूध में श्यानता कम है। पानी लीजिए और शहद ले लीजिए, शहद में कुछ मिलाया जाता है क्या गाढ़ा होने के लिए? नहीं ना, वो तो प्राकृतिक रूप से ऐसे। तो इसका मतलब है शहद ज़्यादा श्यान है, पानी कम श्यान है। ठीक है? और श्यानता की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो श्यानता का मतलब होता है द्रव की दो परतों के बीच। समझ रहे हैं? तो द्रव बहता है तो द्रव की दो परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? श्यानता या श्यान बल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। बात समझ आया? कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पानी बह रहा हो, पानी बहने का मतलब है नहर हो मान लीजिए, उसमें आप कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिए लकड़ी का, ऊपर डालिए तो आप देखेंगे बहुत तेज बहेगा। बहता है? डाल के देख लीजिएगा। अगर बहाव है तो अब पता चला तालाब में फेंक दिया, सोच रहे बह ही नहीं रहा है। तो बहाव होना तो चाहिए, तब तो हमको पता चलेगा कि भैया बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अगर कहीं भरा है तो उसमें क्या मतलब है श्यानता का? श्यानता हम बहने से ही तो नापते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप, ठीक है, नहर में कोई छोटा सा टुकड़ा डालिए, ऊपर गिरेगा बहुत तेज भागेगा, वही टुकड़ा उसी तरह का मान लो नीचे पड़ा हो। समझ रहे हैं? आपने मान लीजिए इतना बड़ा सा टुकड़ा डाला, हल्का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, हल्का था, थोड़ी दूर जब ऊपर गिरा तो उसके पृष्ठ तनाव के कारण तुरंत तो डूब नहीं गया होगा, कुछ देर तो ऊपर गया होगा तभी तो डूबा होगा। यानी जब ऊपर गया होगा तो आपने देखा होगा बहुत तेज गया, जब वो नीचे चला गया अब वो सरक नहीं पा रहा है, पानी में क्या है? सबसे नीचे वाले हिस्से पर है। अब वो बह नहीं रहा है, या तो यहाँ पर आकर रुक गया या लुढ़क पुढ़क रहा है। कभी देखिएगा, कभी साफ पानी हो तो इस घटना को आप बड़ी आराम से देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर डालेंगे तो तेज बहेगा, वही चीज़ नीचे ले जाके उसकी तली में छोड़ दीजिए तो वो बहेगा नहीं, या तो रुका रहेगा या थोड़ा बहुत थोड़ी देर बाद हो सकता है थोड़ा बहुत लुढ़कता हुआ चले। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली परत है पानी की, ये किसके संपर्क में है? जमीन के संपर्क में। जमीन कैसी अवस्था में है? स्थिर, कि बह रही है। जमीन तो स्थिर है ना, तो जब स्थिर है तो हम जैसे होते हैं आपको भी वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि संगत अच्छी करनी चाहिए, नहीं? अगर संगत बुरी करोगे तो बुरे बन जाओगे, जबकि ये कोई नहीं कहता संगत बुरी करो तो हो सकता है बुरा वाला अच्छा हो जाए। मतलब कहावत समझ में आती नहीं है। कहते हैं अच्छी संगत करो। यार अच्छी संगत अगर करोगे तो आप बुरे होगे तभी तो अच्छी संगत कर रहे हो, तो जो बेचारा अच्छा है वो नहीं बिगड़ रहा होगा, नहीं? यही तो कहा जाता है कि संगत कैसी करनी चाहिए? अच्छी करनी चाहिए। अब संगत अच्छी कर रहे हो, तुम तो अपना अच्छे में निपट रहे हो, हमको बिगाड़े दे रहे हो। तो इसका मतलब अगर अच्छी संगत करोगे तो तुम किसी ना किसी को तो बिगाड़ रहे होगे। तो यानी अगर यहाँ पे बात करें हम नॉर्मली, तो जिसके साथ रहेगा वैसा इफेक्ट पड़ेगा उसका। आप कभी देखिए माहौल, कहीं कोई छोटा सा बच्चा हो, ठीक है, उसको आप एक पढ़े लिखे माहौल में छोड़ाइए तो वो क्या करेगा? उस तरह से बातें करेगा, पढ़े लिखों वाली। आप उसको एक बिल्कुल गंवार वाले माहौल में छोड़ाइए तो इसी तरह से बातें करेगा। और बहुत बेकार माहौल में छोड़ाइए तो मतलब गाली वाली देना सीख जाए। गाँव में आप देखिए कुछ मोहल्ले होते हैं, उनमें इतने से बच्चे होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी गाली उनको दे रहे हैं, पता ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं ये किसका असर है? ये पड़ोस का, यानी जो बाहर का इन्फ्लुएंस है, आप कह सकते हैं जो बाहर का प्रभाव है, उसी चीज़ के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप क्या करेंगे, उसको अच्छी जगह रखेंगे,
ठीक है, तो उस पर क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बुरी जगह रखेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी ये स्थिर, ये देखिए मान लीजिए ज़मीन है, ऊपर वाली परत स्थिर ज़मीन के संपर्क में है, तो ये रोकने का प्रयास कर रही है ऊपर वाली परत को, और परत बेचारी सरक तो रही है लेकिन धीरे धीरे सरक रही है। इसके ऊपर वाली परत थोड़ी तेज होगी, क्यों? क्योंकि ये चल तो रही है, नहीं, रोकने का प्रयास उसको भी कर रही है लेकिन चल रही है, तो इसका मतलब है इतना फोर्स नहीं लगा पाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते हैं, पानी का फ्लो यानी पानी का वेग बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो श्यानता का मतलब ये होता है, परिभाषा श्यानता की ये कह सकते हैं आप कि द्रव की परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। और जब बल लगेगा तो क्या होगा? उनका मोशन थोड़ा धीमा हो जाएगा। मोशन अगर धीमा हो जाएगा तो इस घटना को हम क्या कह देंगे? श्यानता कह देंगे। या प्राकृतिक रूप से गाढ़ापन, जब गाढ़ापन होगा तभी तो नहीं सरक पाएगा। आप यहाँ पे एक बूंद पेट्रोल की डालिए, देखिए कितना फैल जाएगा, ऐसा लगेगा कि लग रहा है आधा लीटर गिरा पड़ा है। पेट्रोल कभी देखा है गिरते हुए? पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, बहुत फैलते हैं। ज़रा सा एक ढक्कन छोटा सा लीजिए, ढक्कन भर गिरा दीजिए, पूरे भर में फैल जाएगा, ऐसा लगेगा कि कम से कम आधा लीटर तो गिर ही गया है। वही उतना ही ढक्कन भर पानी डाल दो आप, थोड़ी दूर फैलेगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। वही एक ढक्कन शहद गिरा दो, क्या फैलेगा? वो तो वहीं रुका रह जाएगा। तो इसका मतलब है जिसका श्यानता ज़्यादा है उसका फैलाव कम है। ठीक है, जिसकी श्यानता कम है उसका फैलाव ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण लग ही नहीं रहा उसकी परतों के बीच, घर्षण लग नहीं रहा तो तुरंत बहता जाएगा। श्यानता ज़्यादा है मतलब घर्षण बहुत लग रहा है। अब घर्षण बहुत लग रहा है तो खिसक ही नहीं पा रहा, सरक नहीं पा रहा बेचारा। बहुत मोटा ताजा हो कोई, ठीक है, कह दीजिए उससे सरको, चल भले ले थोड़ा, लेकिन सरकने को कह दीजिए तो क्या सरक पाएगा? नहीं सरक पाएगा, लुढ़क भले जाए। कोई हल्का फुल्का उससे कह दीजिए, बच्चे होते हैं छोटे से, हल्के हल्के होते हैं, वो तो सरका ही करते हैं। जब तक चलना नहीं सीखते तब तक क्या करते हैं? सरकते ही तो रहते हैं। वो कर सकते हैं ये चीज़, क्यों? क्योंकि उनका भी घर्षण इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, वेट कम है। वही आप किसी मोटे को कह दीजिए, बहुत मोटा हो, और उससे कह दीजिए जैसे बच्चा चल रहा है वैसे ही चलो 4 पैर पे, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक चला दीजिए, पता चला तो कहो बेहोश होकर गिर पड़े हो। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने की वजह से आगे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ज़्यादा है, ज़मीन पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो हमको जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, देखिए आपने नियम सुना होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, घर्षण वही प्रतिक्रिया ही तो है। हम क्रिया करते हैं, हमने पैर रखा तो हमको प्रतिक्रिया मिली नीचे से कि भैया हम रोके हैं पैर तुम्हारा। अब आगे बढ़ाएंगे तो वो जाने नहीं दे रहा है, कौन? ज़मीन, यानी घर्षण बल उसको रोके हुए है। वो कहता है आप क्रिया करो, हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब जब आप क्रिया करोगे फिर वर्क करोगे, हम फिर रोकने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब है लगभग जितना बल हम लगाते हैं आगे की तरफ उतना ही बल पीछे की तरफ एक लगता चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और इसी बल को हम क्या कह सकते हैं? घर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि मोशन आगे की तरफ तो घर्षण हमेशा किधर? पीछे की तरफ। यानी घर्षण हमेशा हमको रोकने का प्रयास करता है। अगर घर्षण ना हो तो मुँह बड़ा गिरेंगे जाके। ठीक है, घर्षण की वजह से ही हम तो चल पाते हैं यहाँ पर। अभी घर्षण ना हो, ठीक है, बहुत चिकनी फर्श हो, मतलब फर्श बहुत चिकनी हो, ऊपर से आप तेल पूरे भर में और गिरा दीजिए, और फिर क्या करिए? जूते बिल्कुल जिसमें जरा सा भी सोल ना हो ऐसे पहन लीजिए, और फिर चल के दिखाइए उस पर। ठीक है, अगर आप चलेंगे तो क्या होगा? लुढ़कते हुए चलेंगे, यानी चल नहीं सकते आप, यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ऐसे ही देखा होगा अलसी होती है, अलसी देखी? नहीं देखी? अरे अलसी कहते हैं अलसी का तेल, अरे देखा होगा बहुत महीन महीन बीज से होते हैं, जैसे सरसों होती है उस तरह के बहुत महीन महीन बीज होते हैं, बस उनका शेप सरसों का गोल होता है, उसका थोड़ा इस तरह का शेप होता है। अरे देखा सभी ने होगा, आप ध्यान ना रहे हो अलग बात है। ये इस तरह का शेप होता है। अलसी यार बहुत होती है गाँवों में, ठीक है, अलसी। अब वो बहुत चिकनी होती है, कहते हैं अगर कोई अलसी के ढेर लगाओ, अगर गिर पड़े तो उसमें बचेगा नहीं जिंदा, क्योंकि वो इतनी चिकनी होती है कि कहाँ बेचती है? सीधे नीचे बेचती है, सबसे निचले स्तर पर बेचती है। तो यानी कह सकते हैं अलसी जो है
उस पर कोई किसी से चलने को कह दीजिए, सरसों पे कहते हो यार जूता वूता पहन के चल दो फिसल जाओगे, तो सरसों तो तब भी ठीक है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वाली नहीं है। ये वाली जो है ये तो बहुत फ्रिक्शन लेता है, अलसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बोलते हैं तिल्ली बोलते हैं क्या ऐसे को? नहीं, तिल्ली तो अलग होती है, ठीक है। अलसी एक अलग चीज़ होती है, ऐसे कैसे एक्सप्लेन करें, दिखा भी नहीं सकते यहाँ पे कि ऐसी होती है, ठीक है। कभी देखिएगा होती है अलसी, बस ये शेप यही होता है इसका, भूरे भूरे कलर की होती है, जैसा सरसों होती है काली वाली उस कलर की होती है, लेकिन चिकनी बहुत होती है। आप इस पर चल के देखिए, ठीक है, पता चला यहाँ से वहाँ तक चलने में 10 बार गिरेंगे। तो क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या है, फ्रिक्शन कम है। आप कहीं मोरंग बालू वाली हो उस पर बाइक पर चलाइए, फिसलते हैं कि नहीं फिसलते हैं? फिसलते हैं ना। क्यों फिसलते हैं? क्योंकि भैया ज़मीन से वो जुड़ा ही नहीं है, ज़मीन से जुड़ा नहीं है तो फ्रिक्शन कम है, घर्षण कम है। घर्षण कम है तो हमको फिसलाने की कोशिश करता है। अगर वही चीज़ स्टेबल कर दी गई नीचे तो घर्षण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। घर्षण बढ़ा, स्टेबिलिटी हमारी बढ़ी, फिर हम गिरेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। बरसात होती है, क्या करते हैं, अगर चप्पल से पहनने चल तब तो ठीक है, अगर नहीं चप्पल पैदल चल रहे हैं तो नाखून गड़ो गड़ो के चलते हैं, नहीं कि थोड़ा सा फ्रिक्शन लग जाए, वरना पता नहीं ऐसे कर रहे हैं पीछे गिरे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, घर्षण ही कम है। तो श्यानता जो वर्ड था, श्यानता का मतलब था गाढ़ा या पतलापन। अगर गाढ़ा है तो कहेंगे श्यानता ज़्यादा है, और अगर पतलापन है तो कहेंगे श्यानता कम है। तो इसमें आपने लिखा था इनकी श्यानता हाइड्रोजन से 1/1000, मतलब बहुत पतला होता है। ये गैसें जो हैं वो क्या होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। अब अगली हेडिंग लिखिए, अक्रिय गैसों के उपयोग। अक्रिय गैसों के उपयोग, तो पहली हेडिंग लीजिए हीलियम। अक्रिय गैसों के उपयोग में पहली है हीलियम। तो लिखिए, हाइड्रोजन के पश्चात सबसे हल्की, हाइड्रोजन के पश्चात यह सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन के पश्चात यह सबसे हल्की गैस होती है। इसलिए इसका उपयोग गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। नंबर 2, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, गोताखोर सांस लेने में, गोताखोर तो जानते होंगे ना, ठीक है, इनका हरामखोर से लेना देना कोई नहीं है कि दुनिया उसी तरह के हों, ठीक है। वो गोताखोर हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, गोताखोर सांस लेने में करते हैं। अगला, हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण, दमा, ब्रैकेट में अस्थमा लिख लीजिए। दमा तो समझते होंगे ना, दमा तो सांस फूलने लगती नहीं, देखा होगा बहुत लोगों को बीमारी हो जाती है, बीड़ी ज़्यादा पीते हैं जो, मार खांसा करते हैं, मार, ठीक है, सांस फूला हफ्फा करते हैं ऐसे, ठीक है, वो क्या होती है, अस्थमा या दमा होता है, उसमें सांस लेने में बीमारी हो जाती, मतलब समस्या हो जाती है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पर हीलियम का मिश्रण दे दिया जाता है कि भाई थोड़ी हल्की है, थोड़ी आसानी से सांस आएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण दमा, अस्थमा व सांस की अन्य बीमारियों वाले
व सांस की अन्य बीमारियों वाले रोगियों के लिए प्रयोग की जाती है या किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, इनका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग है नियॉन। अगली हेडिंग है नियॉन। नियॉन में लिख लीजिए नंबर 1, कोहरे को भेदने वाले बल्ब बनाने में कोहरे को भेदने वाले बल्ब बनाने में अगला नियॉन बल्ब सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों के रूप में सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये जो नियॉन गैस के बल्ब होते हैं जिनमें भरी जाती है, इन पर कोहरे का असर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कुछ लाइटें होती हैं जो कोहरे को भेद देती हैं, देखा है, पीली पीली सी, वो क्या होते हैं, नियॉन बल्ब होते हैं। वरना नॉर्मली कोहरे का हाल ये होता है कि चाहे जितनी स्ट्रांग लाइट लगा दीजिए आप, चाहे जितनी तेज लाइट लगा दीजिए, कोहरे को कोई भेद नहीं पाती। पता चला आप हैलोजन लगा दीजिए यहाँ पर और कोहरा बहुत तेज चल रहा हो तो यहाँ से आप दिखेंगे नहीं हमें, ठीक है, बस खाली धुंध सी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी। हो सकता है धुंध साफ दिखे। अगर आप हैलोजन लगा दोगे बहुत बड़ा तो जो धुंधलापन होता है वो आपको क्लियर दिखेगा साफ, लेकिन कोई खड़ा हो अगर वहाँ पर तो वो आपको नहीं दिखेगा। यानी आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जब कोहरे की समस्या होती है तो क्या करते हैं हम, ठीक है, नियॉन बल्बों का उपयोग करते हैं जो कि क्या करते हैं, कोहरे को भेदने की ताकत रखते हैं। यानी अगर नियॉन बल्ब जल रहा है तो कोहरे को पार कर जाएगा वो लाइट क्या है, कोहरे को पार करके आगे आपको दिखा देगी कि कहाँ तक है हम। अगली हेडिंग लिख लीजिए आर्गन। तो लिखिए आर्गन व नाइट्रोजन। अगली हेडिंग है आर्गन व नाइट्रोजन ब्रैकेट में 15% के मिश्रण का उपयोग आर्गन व नाइट्रोजन 15% के मिश्रण का उपयोग बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नियॉन व नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग या प्रयोग बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला है वेल्डिंग करने में अक्रिय वातावरण बनाने में। वेल्डिंग करने में जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो जो भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो जल जाएगा, बताएं ऑक्सीकृत हो जाएगा। पता चला कर रहे हैं वेल्डिंग जोड़ने के लिए और जहाँ पर लगाया वो वेल्डिंग मशीन वाला वो सब गायब होता चला गया। तो इसमें क्या है, वेल्डिंग करने में अक्रिय वातावरण बनाने में, वेल्डिंग करते टाइम क्या करते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं वहाँ पर हम, अक्रिय वातावरण बनाने में। अगला है यह गैस रेडियो वाल्वों में भरी जाती है। यह गैस रेडियो वाल्वों में भरी जाती है।
अगला है क्रिप्टॉन तथा ज़ीनॉन के उपयोग। अगला है क्रिप्टॉन तथा ज़ीनॉन का उपयोग। क्रिप्टॉन तथा ज़ीनॉन के उपयोग, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर ये। तो लिखिए, आर्गन के स्थान पर वैद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर वैद्युत बल्बों में ये गैसें भरना अधिक उपयुक्त होता है। अगला है, इनका उपयोग वैद्युत विसर्जन नलिका में भरने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग वैद्युत विसर्जन नलिका में भरने के लिए किया जाता है। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग वैद्युत विसर्जन नलिका में भरने के लिए किया जाता है, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, रेडॉन। देखिए, रेडॉन गैस का उपयोग रेडियो एक्टिव शोध कार्यों तथा कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। रेडॉन का उपयोग रेडियो एक्टिव शोध कार्यों तथा कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, मतलब इसका कार्य का नहीं है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इनका है। तो लिखिए, अक्रिय गैसें मुख्यतः वायुमंडल, रेडियो एक्टिव पदार्थों, खनिज लवण, अक्रिय गैसें वायुमंडल, रेडियो एक्टिव पदार्थों, खनिज लवण तथा प्राकृतिक गैसों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब आगे अगले दिन।